हेलो एवरीवन। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ प्राइमरी मार्केट के बारे में। जब भी कोई नई कंपनी क्रिएट की जाती है तो सबसे पहले उसको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होता है सरकार के पास, जिसको हम सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के नाम से बुलाते हैं। और सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद वो कंपनी एक लीगल एंटिटी बन जाती है। लीगल एंटिटी से मेरा मतलब ये है कि अब वो कंपनी अपने नाम पर पब्लिक से पैसा इकट्ठा कर सकती है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलने के बाद कंपनी क्या करेगी, मार्केट के अंदर जाएगी और पब्लिक से पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। और पैसा इकट्ठा करने के लिए कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मार्केट के अंदर इशू करेगी। पब्लिक से अगर पैसा इकट्ठा हो जाता है तो कंपनी को सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट मिल जाता है। मतलब कि अब वो जो पब्लिक से पैसा इकट्ठा हुआ है उसको यूज़ कर सकती है अपने बिजनेस ऑपरेशंस के लिए। अब यहाँ पर क्वेश्चन यही निकल कर आता है कि आफ्टर गेटिंग द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट कंपनी कैसे मार्केट में जाएगी और कैसे पब्लिक से पैसा इकट्ठा करेगी। तो वो जो मार्केट जहाँ पर पब्लिक को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स बेचे जाते हैं पहली बार, हम उसको प्राइमरी मार्केट के नाम से बुलाते हैं। आज के इस टॉपिक के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि प्राइमरी मार्केट होती क्या है, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज़ होती हैं प्राइमरी मार्केट में और इसके फंक्शंस क्या हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ कि प्राइमरी मार्केट होती क्या है। यहाँ पर प्राइमरी मार्केट में सबसे पहले वेरी फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स को मौका मिलता है किसी कंपनी के फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को खरीदने का, क्योंकि बिल्कुल पहली बार वो सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर इशू की जा रही हैं। तो हम इसको न्यू इशू मार्केट के नाम से भी बुलाते हैं। कंपनीज और गवर्नमेंट प्राइमरी मार्केट को यूज़ करती हैं पब्लिक से पैसा रेज करने के लिए, और उस पैसे की मदद से बिजनेस को चलाया जाता है या एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है। बात करते हैं प्राइमरी मार्केट के फीचर्स के बारे में। सबसे जो पहला फीचर है प्राइमरी मार्केट का कि ये ब्रांड न्यू सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि अगर हम किसी गाड़ी की बात करें तो आप उसको डायरेक्टली शोरूम से ब्रांड न्यू भी खरीद सकते हैं या आप सेकेंड हैंड भी खरीद सकते हैं। तो अगर आप गाड़ी को ब्रांड न्यू शोरूम से लेते हैं तो हम कहेंगे कि वो जो शोरूम है वो प्राइमरी मार्केट है। सिमिलरली अगर आप डायरेक्टली शेयर्स कंपनी से खरीदते हैं वेरी फर्स्ट टाइम, मतलब इससे पहले वो शेयर्स किसी शेयर होल्डर के पास नहीं थे, आप ही उन शेयर्स के पहले होल्डर हैं, तो आप कहेंगे कि आपने प्राइमरी मार्केट से उनको खरीदा है। जो इशूइंग कंपनी है आपको जब वो शेयर्स बेचती है तो वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होते, वो डिजिटल फॉर्म में होते हैं और शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। जैसे पैसे को रखने के लिए बैंक में सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट यूज़ किया जाता है, सिमिलरली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को रखने के लिए जो अकाउंट यूज़ होता है हम उसको डीमेटीरियलाइज अकाउंट या डीमैट अकाउंट के नाम से बुलाते हैं। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले रहे हैं तो प्राइमरी मार्केट का हिस्सा नहीं होता। और कंपनी जब भी अपना सेटअप लगाती है तो प्राइमरी मार्केट की मदद से वो पब्लिक से पैसा इकट्ठा करती है। यहाँ प्राइमरी मार्केट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि आप पब्लिक से पैसा लेते हैं और पहली बार फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आप ही उन इंस्ट्रूमेंट्स के ओनर बनते हैं। अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकती हैं कि कंपनी क्रिएट हुई है और पहली बार मार्केट के अंदर जा रही है पैसा रेज करने के लिए, जिसको हम आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर के नाम से बुलाते हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कंपनी पहले से चलती आ रही है, मतलब उन्होंने बिल्कुल शुरू में तो पैसा रेज किया ही था मार्केट से, जिसको हम आईपीओ कहते हैं, और 10 साल के बाद कंपनी को और पैसे की ज़रूरत पड़ गई और उसने पब्लिक में और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इशू किए, तो दूसरी बार भी वो प्राइमरी मार्केट ही कहलाएगा। लेकिन अब इसको आईपीओ नहीं, हम इसको एफपीओ बोलेंगे, मतलब फर्दर पब्लिक ऑफर या फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर के नाम से बुलाएंगे। कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं प्राइमरी मार्केट में जो यूज़ होती हैं। पहला है इशू प्राइस। इशू प्राइस का मतलब है जिस रेट के ऊपर, जिस प्राइस के ऊपर आप कंपनी से शेयर्स खरीदने वाले हो या कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदने वाले हो, तो वो जो प्राइस है हम उसको इशू प्राइस बोलते हैं। दूसरा है प्रोस्पेक्टस। जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स खरीदोगे या कोई और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट खरीदोगे तो कंपनी आपको जब वो इंस्ट्रूमेंट बेचने की कोशिश करेगी तो सबसे पहले आपको कंपनी अपने बारे में कुछ जानकारी देगी, जैसे कंपनी क्या काम करती है, उसकी मैनेजमेंट क्या है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है, उनके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट
जिसमें कंपनी की सारी डिटेल होती है, हम उसको प्रोस्पेक्टस के नाम से बुलाते हैं। हमारा जो थर्ड टर्मिनोलॉजी है वो है रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। ये भी प्रोस्पेक्टस ही है, ये भी कंपनी की डिटेल्स ही देता है, लेकिन प्रोस्पेक्टस और रेड हेरिंग में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जो रेड हेरिंग है वो साइज़ में थोड़ा छोटा होता है और अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एज़ कम्पेयर टू प्रोस्पेक्टस थोड़ी कम होती है। हम इसको रेड हेरिंग इसलिए बुलाते हैं क्योंकि रेड हेरिंग एक फ़िश का नाम है, जो छोटी रेड कलर की फ़िश होती है, जिसको हम बड़ी फ़िश को पकड़ने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब रेड हेरिंग एक फ़िश है जो बेट की तरह यूज़ की जाती है, जिसकी मदद से बड़ी फ़िश को पकड़ा जाता है। तो यहाँ पर प्रोस्पेक्टस के साथ रेड हेरिंग इसलिए लगाया गया कि ये एक बेट है जो पब्लिक को दी जा रही है और कोशिश की जा रही है पब्लिक को पकड़ने की, कि पब्लिक उनकी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करे। हमारे पास एक और टर्म है प्रोस्पेक्टस से जुड़ी, एब्रीज प्रोस्पेक्टस। अब बिल्कुल डिटेल के अंदर कंपनी की जानकारी तो प्रोस्पेक्टस में होती है, अगर उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए, मतलब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन निकाल के अलग कर दिया जाए, तो उसके लिए जो डॉक्यूमेंट यूज़ होता है उसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस कहते हैं। और उसको बिल्कुल कंसाइज, बिल्कुल छोटा कर दिया जाए इंफॉर्मेशन को कंपनी से रिलेटेड, तो वो जो डॉक्यूमेंट होता है उसको एब्रीज प्रोस्पेक्टस के नाम से बुलाते हैं। नॉर्मली एवरेज प्रोस्पेक्टस कैसा होता है कि जब भी आप किसी कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करते हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो, तो एप्लीकेशन फॉर्म की बैक साइड के ऊपर कंपनी की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो प्रिंटेड होती है और हम उसी को एवरेज प्रोस्पेक्टस के नाम से बुलाते हैं। एक टर्म है ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सबसे पहले कंपनी रजिस्टर्ड होती है। कंपनी रजिस्टर्ड होने के बाद पब्लिक से पैसा लेने के लिए मार्केट में उतरती है, लेकिन मार्केट में जाने से पहले उन्हें अपना एक ड्राफ्ट तैयार करना पड़ता है, जिसके अंदर वो अपनी सारी की सारी जानकारी देती है। हम इसको ड्राफ्ट इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी ये फाइनल नहीं है। कंपनी अपनी पूरी डिटेल से डॉक्यूमेंट में मेंशन करती है और फिर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास वो डॉक्यूमेंट जमा करवाती है और सेबी को देती है। ये दोनों अथॉरिटीज़ उस डॉक्यूमेंट को चेक करते हैं। अगर उसमें कोई गलती होती है तो कंपनी को कहते हैं कि सही करके लाइए, और अगर ठीक होता है तो फाइनल कर देते हैं। और यही फाइनल डॉक्यूमेंट ही फिर क्या बन जाता है, प्रोस्पेक्टस बन जाता है। आइए समझते हैं प्राइमरी मार्केट के फंक्शंस को। इसके बेसिकली मेजर 3 फंक्शंस है, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरराइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि फर्दर डिवाइडेड हैं आगे कुछ पार्ट्स के अंदर। तो आइए शुरू करते हैं वन बाय वन इनके फंक्शन को। पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जब भी कोई कंपनी मार्केट के अंदर पैसा रेज करने के लिए आती है, तो पहले उस कंपनी की प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन की जाती है। जैसे कि कुछ लीगल एस्पेक्ट्स देखे जाते हैं, कुछ टेक्निकल एस्पेक्ट्स को चेक किया जाता है, इकोनॉमिक कंडीशन जो है कंट्री की वो देखी जाती है। इकोनॉमिक कंडीशन है प्रोमोटर्स की, जिन्होंने कंपनी को क्रिएट किया है, उसके बारे में पता लगाया जाता है। सबसे पहले इसमें जो क्वेश्चन का जवाब दिया जाता है कि किस इंस्ट्रूमेंट की मदद से मार्केट के अंदर पैसा रेज किया जाएगा। कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं। तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट चुनना है, ये जो एक्सपर्ट्स की टीम है वो डिसाइड करेगी और कंपनी की हेल्प करेगी एक अच्छे इंस्ट्रूमेंट के सिलेक्शन में। किस तरीके से मार्केट में पैसा रेज किया जाएगा, कई सारे तरीके हैं। एक तो है डायरेक्ट पब्लिक के पास जाना, जिसको आईपीओ कहते हैं। एक है प्राइवेट प्लेसमेंट, मतलब कुछ सिलेक्टेड कंपनीज को ही ऑफर दिया जाता है कंपनी के शेयर्स लेने के लिए। ये भी एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं कि कैसे मूव करना है। किस प्राइस के ऊपर मार्केट में शेयर्स को इशू किया जाएगा। पहली बात तो जब भी मार्केट में शेयर इशू किया जाता है तो एक पर्टिकुलर फिक्स रेट नहीं होता, एक प्राइस रेंज दी जाती है। जैसे मान लीजिए 20 से 25 की प्राइस रेंज दे दी गई, और उस रेंज के अंदर आम पब्लिक अपनी बोली लगाती है और देन प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो वो जो प्राइस रेंज है, मतलब मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस की जो रेंज है, वो भी एक्सपर्ट्स डिसाइड करते हैं। किस वक्त मार्केट में इशू को लाया जाएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। मार्केट बुलिश होनी चाहिए, मतलब अगर ऑप्टिमिस्टिक मार्केट हो तो उस वक्त पे मार्केट के अंदर अपने इशू को लॉन्च करना ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें, जैसे कोरोना वायरस के इस पीरियड को हम लोग फेस कर रहे हैं, मार्केट बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, हमें अपनी कंट्री की इकोनॉमी के बारे में कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कैसे मूव करने वाली है, तो ये बिल्कुल भी सही वक्त नहीं है मार्केट के अंदर नया इशू लाने के लिए। अब हम बात करते हैं अंडरराइटर्स के बारे में। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब भी कोई कंपनी अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को मार्केट में इशू करती है। ये गारंटी देते हैं कंपनी को कि अगर आपके शेयर्स आम पब्लिक ने ना खरीदे तो हम आपके शेयर्स को खरीदने को तैयार हैं। अंडरराइटर्स कंपनी के शेयर्स को मार्केट में बिकवाने में हेल्प करते हैं और जितने भी शेयर्स वो बिकवाते हैं उसके बदले में वो कमीशन लेते हैं। अब ये कई तरह से कैटेगराइज किए जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्म अंडरराइटिंग की।
फर्म अंडरराइटिंग में क्या होता है कि एक तो जो अंडरराइटर है वो ये तो गारंटी देगा ही देगा कि अगर आपके शेयर्स ना बिके तो जो भी बचे हुए शेयर्स हैं वो मैं ले लूँगा। लेकिन इसके अलावा फर्म अंडरराइटिंग के अंदर वो एक एग्रीमेंट करता है कि कुछ फिक्स शेयर मैं भी खरीदूंगा। जैसे एज्यूम करते हैं कि कंपनी ने 1 लाख शेयर मार्केट में इशू करने हैं और फर्म अंडरराइटिंग में एग्रीमेंट हो गया कि 10,000 शेयर वो खरीदेंगे, तो 10,000 शेयर तो उन्होंने खरीद ही लिए। ये कौन सा एग्रीमेंट हुआ? फर्म अंडरराइटिंग एग्रीमेंट। बाकी कितने शेयर्स बच के? 90,000। अब ये जो शेयर्स हैं पब्लिक को इशू किए जाएंगे। अगर पब्लिक ने 70,000 शेयर्स खरीदे तो बचे हुए कितने रह गए? 20,000। ये भी फिर उसी अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे। दूसरा है सब अंडरराइटिंग। कई बार क्या होता है कि कंपनी का जो इशू का साइज़ है वो बड़ा होता है, कंपनी किसी एक अंडरराइटर के साथ एग्रीमेंट करती है, अंडरराइटर को ये लगता है कि मैं अकेला इतनी बड़ी लाइबिलिटी को फेस नहीं कर पाऊंगा। लाइबिलिटी क्या है कि कंपनी के अगर शेयर्स ना बिके तो सारे के सारे शेयर्स उस अंडरराइटर को खरीदने पड़ेंगे। तो अंडरराइटर सेफ्टी के लिए क्या करता है, आगे और अंडरराइटर्स को अपने लेवल पे हायर कर लेता है या उनसे एग्रीमेंट कर लेता है कि अगर एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर नहीं बिकते तो वो क्या करेगा, जो मेन अंडरराइटर है शेयर्स को खरीद लेगा और उसी में से कुछ शेयर्स क्या करेगा, आगे जो अंडरराइटर्स हैं उनको आगे बेच देगा। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज रिलायंस कंपनी एक इशू लेकर आ रही है। रिलायंस कंपनी ने एसबीआई को हायर किया कि तुम मेरे अंडरराइटर हो। अब एसबीआई को ये डर है कि अगर इसके शेयर्स पब्लिक ने ना खरीदे तो सारे के सारे शेयर मुझे खरीदने पड़ेंगे। तो एसबीआई ने आगे क्या किया, 3 आगे कंपनीज को हायर किया। मान लीजिए एचडीएफसी को हायर कर लिया, एक्सिस बैंक को हायर कर लिया और कोटक महिंद्रा को हायर कर लिया। अब होगा क्या कि अगर रिलायंस के शेयर्स थोड़े बहुत रह जाते हैं बिकने से तो वो शेयर्स एसबीआई ले लेगा और एसबीआई में पूरी की पूरी लायबिलिटी ना आए तो वो उस शेयर का थोड़ा सा हिस्सा एचडीएफसी के अंदर, जो भी उनका एग्रीमेंट होगा उस एग्रीमेंट के रेशो के अंदर एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा और एक्सिस बैंक में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। तो अंडरराइटर जो आगे अंडरराइटर हायर करता है उसको हम सब अंडरराइटर के नाम से बुलाते हैं और अंडरराइटर और सब अंडरराइटर के बीच के जो एग्रीमेंट है उसको हम सब अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के नाम से बुलाते हैं। अब हम बात करते हैं सिंडिकेट अंडरराइटिंग के बारे में। यहाँ पर जो इशूइंग कंपनी है वो एक से ज़्यादा अंडरराइटर्स को हायर करती है। देखो सब अंडरराइटिंग और सिंडिकेट में फ़र्क क्या है। सब अंडरराइटिंग में क्या होगा, इशूइंग कंपनी तो एक ही अंडरराइटर को हायर करेगी और वो अंडरराइटर आगे अपने लेवल पे नए अंडरराइटर्स को हायर करेगा। मतलब जो सब अंडरराइटर्स हैं उनका मेन अंडरराइटर से एग्रीमेंट होगा, ना कि इशूइंग कंपनी से एग्रीमेंट होगा। सिंडिकेट में क्या होगा, इशूइंग कंपनी अपने लेवल पे ही एक से ज़्यादा अंडरराइटर्स को हायर करेगी और वो अपने अपने लाइबिलिटीज़ डिवाइड कर लेंगे। जैसे मान लीजिए कंपनी ने, इशूइंग कंपनी ने आईडीबीआई, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई और एलआईसी इन 4 अंडरराइटर्स को हायर कर लिया और ये डिसाइड हुआ कि जितना भी शेयर्स नहीं बिकेंगे ये चारों अंडरराइटर अपने अंदर इक्वली डिवाइड कर लेंगे। अगर मैं ये कहूँ कि इशूइंग कंपनी के 10,000 शेयर बिकने से रह गए तो फिर इक्वली क्या होगा, 2500 शेयर जो है वो आईडीबीआई खरीदेगा, 2500 आईएफसीआई, 2500 आईसीआईसीआई और 2500 एलआईसी खरीद लेगा। लास्ट हमारा है फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, अब प्रैक्टिकल एस्पेक्ट के बारे में बात होती है कि कैसे उनको मार्केट के अंदर सेल किया जाएगा, किस तरीके से इशू की मार्केटिंग की जाएगी, कैसे ब्रोकर्स और एजेंट्स हैं वो आम पब्लिक को कन्विंस करेंगे शेयर्स बेचने के लिए, कैसे लोगों को कांटेक्ट किया जाएगा और कैसे अपने क्लाइंट्स की लिस्ट को बनाया जाएगा। ये पूरी की पूरी जो ग्रास रूट लेवल पे स्ट्रेटजी है वो डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट होती है। यही मेरा टॉपिक था प्राइमरी मार्केट के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।